एक इंसान फिजिकली फिट है, क्या तब भी उसको हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी बीमारी का रिस्क है? ज्यादा जो एज होती है उसमें कई बारी हार्ट की नसों में फर्क आता है। क्या लंबे घंटों तक बैठना हार्ट डिजीजेस को न्योता देने के बराबर है? सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ता है, तो उनको ये हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। प्रोसेस्ड फूड्स कितना बड़ा कारण है आज दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने का? फैट की मात्रा ज्यादा होना, शुगर की मात्रा ज्यादा होना, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा होना, तो इन सब से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ता है। आपके दिल का हाल कैसा है? हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आजकल दिल बड़ा बेईमान हो गया है। उम्र नहीं देख रहा, वक्त नहीं बता रहा, हाल नहीं बता रहा। एक पल आपके साथ है, धड़कनें सामान्य गति से चल रही है, लेकिन दूसरे ही पल सब कुछ बिखर जाता है। हार्ट स्टॉप्स बीटिंग एंड द पर्सन इज नो मोर। मेडिकल टर्म्स में इसको ज्यादातर मौतों का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। आइए आज आपके दिल की बात ही सुनते हैं और आपकी दिल की आवाज डॉक्टर तक पहुंच आते हैं और डॉक्टर से ही पूछते हैं कि आजकल इतने कार्डियक अरेस्ट आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। हमारे साथ इस पॉडकास्ट सीरीज में मौजूद हैं हेड ऑफ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट एम्स के डॉक्टर राजीव नारंग। डॉक्टर राजीव, बहुत बहुत स्वागत है टोटल हेल्थ पॉडकास्ट में। सबसे पहले आपसे सवाल यही कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में आखिरकार बेसिक डिफरेंस क्या है? कई बार लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये कार्डियक अरेस्ट है, हार्ट अटैक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। हार्ट अटैक क्लासिकल जो होता है वो हार्ट के नसों में जो आर्टरी नसें ब्लड ले आती हैं हार्ट के मसल को ही, उसमें ब्लॉक आ जाता है, तो उसकी वजह से हार्ट का मसल डेड होना शुरू हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़ोर से छाती में दर्द होता है और उस कंडीशन में कई बार अचानक मौत भी हो सकती है। तो ये तो दिस इज़ द क्लासिकल हार्ट अटैक। जो कार्डियक अरेस्ट है उसमें बेसिकली कि हार्ट जो है, नॉर्मली हार्ट आपको सबको पता है कि रेगुलर चलता रहता है और ब्लड पंप करता रहता है, लेकिन जब हार्ट रुक जाता है, नहीं धड़क रहा होता है, या फिर ज़्यादा कॉमनली होता है कि वो बहुत इर्रेगुलर और बहुत फास्ट धड़क रहा होता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शंस इफेक्टिव नहीं होती है, वो ब्लड को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ऐसी सिचुएशन को इसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ब्लड जो है बॉडी में जाना बंद हो जाता है, ब्लड जो है स्पेशली ब्रेन में जाना बंद हो जाता है, और ब्रेन को कंटिन्यूस ब्लड की सप्लाई चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो जब वो ब्लड नहीं जाता है तो मरीज़ को बेहोशी आनी शुरू हो जाती है और मरीज़ बेहोश होकर गिर जाता है और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ये मेन फ़र्क है कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार कार्डियक अरेस्ट के जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और भारत में ये लगातार घातक बनती जा रही है हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट की बीमारी। ऐसे में आज भारत का हर एक देश का निवासी ये पूछना चाह रहा है कि कोविड के बाद जो कोविशील्ड की वैक्सीन लगी है, उसके बाद सरकार ने तो ये कहा है कि कोविशील्ड की वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के केसेस नहीं बढ़ रहे, लेकिन ये तो सच्चाई है कि कार्डियक अरेस्ट के केसेस बढ़ रहे हैं। आखिर क्यों इतने कार्डियक अरेस्ट के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं? तो ये बहुत अच्छा सवाल है। इसमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतना ये स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, क्योंकि कोविड के टाइम के बाद कुछ चीज़ें बहुत चेंज भी हुई हैं। जैसे कि कैमरा फ़ोन्स, मोबाइल फ़ोन्स का अब हर एक के पास कैमरा है, हर इवेंट कैमरे में कैप्चर हो रहा है। स्ट्रीट्स में कैमरा लगे हैं सिक्योरिटी के लिए, तो इन सब का चलन ही बहुत बढ़ गया है। तो इस वजह से हार्ट अटैक के या सडन एपिसोड्स के मामले पिकअप भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो फिर है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स आजकल इतने चल रहे हैं, हल्की सी न्यूज़ होती है, वायरल हो जाती है और सबको पता लग जाती है। तो ऐसा नहीं कि शाम को टीवी देखेंगे तभी पता लगेगा। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि ये ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो हो सकता है पहले भी होते हों, लेकिन कुछ इंडिकेशन ये भी है कि हो सकता है सच में मामले बड़े हों। जैसे कुछ इंश्योरेंस कंपनीज़ का इन्फॉर्मेशन है, उनका डेटा है कि भई मामले कुछ थोड़े से बड़े हैं। तो ये हो सकता है कि मामले थोड़े बड़े हों, और बड़े हैं नहीं बड़े हैं थोड़ा-सा इसके में डाउट है। और ये भी डाउट है कि किस वजह से बढ़े हैं, ये क्लियर नहीं है किस वजह से बढ़े हैं। तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि भी कोविड के बाद बढ़े हैं, कोविड की वजह से बढ़े हैं, या कोविड वैक्सीन्स इसका कोई रिलेशन है, तो ये नहीं कह सकते। लेकिन मामला बात ये ठीक है कि मामले हार्ट अटैक के, सडन कार्डियक अरेस्ट के
सामने आ रहे हैं और इम्पॉर्टेंट कारण हैं, तो इसके लिए करना चाहिए। इसके लिए तो मेन इशू हमें फोकस ये करना चाहिए कि इसके लिए क्या करना चाहिए, इसकी प्रिवेंशन के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए। तो वो सबको उसके बारे में जागरूक होने की ज़रूरत है। एक बड़ा रीजन माना जाता है कि हार्ट अटैक के केसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं, लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, लंबे घंटों तक बैठने वाला काम किया जा रहा है, या फिर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही, खान पान अच्छा नहीं है, पोषण अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर एक इंसान फिजिकली फिट है, उसको कोई बीपी की दिक्कत नहीं है, कोलेस्ट्रॉल की कोई दिक्कत नहीं है, क्या तब भी उसको हार्ट अटैक या दिल से जुड़ी बीमारी का रिस्क है? तो ये अच्छा सवाल है। कई लोग कहते हैं कि मैंने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी मैंने रेगुलर एक्सरसाइज करी, मेरा वेट ज़्यादा नहीं है, फिर भी मुझे हार्ट अटैक क्यों हो गया? और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिगरेट पीते रहते हैं, उनको नहीं होता हार्ट अटैक। तो इसमें मेडिकल साइंस के अंदर एक बात समझने वाली होती है कि कोई भी चीज़, बिल्कुल बहुत कम चीज़ें हैं जो कि 1 टू 1 डायरेक्ट रिलेशन है। ये बेसिकली रिस्क की बात है कि किसी भी पर्सन को हार्ट अटैक का कितना खतरा है। तो कुछ ये चीज़ें हैं जैसे स्मोकिंग है, बाकी चीज़ें मैं बताता हूँ, उन वजह से रिस्क बढ़ जाता है। और अगर आप इनका ध्यान रखेंगे तो आपका रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन ये 0% या 100% नहीं होता है। रिस्क को कम करने वाली बात होती है। आप पूरा कोशिश कर लें फिर भी रिस्क 0% नहीं होता, थोड़ा रिस्क रहता है। क्योंकि ये खासकर विद एजिंग, ज़्यादा जैसे एज होती है उसमें कई बारी हार्ट की नसों में फ़र्क आता है, तो उस वजह से भी ये हार्ट अटैक हो सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण है। बाकी 4 इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जैसे है स्मोकिंग सबसे पहला, फिर डायबिटीज़, फिर है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और चौथा है हाई ब्लड प्रेशर। ये 4 कारण प्रूवन हैं जो कि हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाते हैं और इवन ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ाते हैं। पेरिफेरल आर्टरीज़ में डिज़ीज़ होती है, जैसे कि लेग गैंग्रीन वगैरह होती है, उनका खतरा बढ़ाते हैं। तो इन चारों को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए और ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल रखना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल चेक करवा लेना चाहिए और ज़्यादा हो तो उसके लिए दवाई लेकर कंट्रोल रखना चाहिए। और इसी तरह डायबिटीज़ जो है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल रखना चाहिए। और 4 और भी फैक्टर हैं जो कि इनसे रिलेटेड भी हैं, थोड़े अलग भी हैं। वो है एब्डोमिनल ओबेसिटी, जो वज़न का ज़्यादा होना, खासकर ओवर द एब्डोमेन वज़न का ज़्यादा होना, उससे रिस्क बढ़ता है। फिर है लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। जो लोग कम एक्सरसाइज करते हैं, जिनका सारे दिन का काम सेडेंटरी होता है, बैठे बैठे ऑफिस में काम करना होता है, जिनका मैनुअल काम नहीं होता, चलने फिरने का काम नहीं होता है, तो उनमें रिस्क बढ़ता है। तो फिर है लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन डाइट। ये स्टडीज़ में प्रूवन है कि जिन लोगों जो लोग जो है फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा लेते हैं, उनको हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। और चौथा एक बहुत बड़ा कारण है, वो है साइको सोशल स्ट्रेस, कि जो दिमागी स्ट्रेस है उसकी वजह से हार्ट अटैक वगैरह का रिस्क बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ये लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं सारी। तो इस वजह से इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 0% नहीं हो पाता है, फिर भी किसी-किसी को हो जाता है, लेकिन रिस्क डेफ़िनेटली इन चीज़ों से कम हो जाता है। सर, आजकल एक न्यू स्टडी आई है, सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। क्या लंबे घंटों तक बैठना हार्ट डिजीजेस को न्योता देने के बराबर है? बिल्कुल ठीक बात है ये। उसमें ऐसा है कि जो सोसाइटी जहाँ पे लोग अवेयर हैं, तो उनको पता है कि स्मोकिंग बुरी चीज़ है, तो उन्होंने उस स्मोकिंग से हार्ट डिज़ीज़ वगैरह खतरा बढ़ता है, तो उन्होंने स्मोकिंग कम कर दी है, छोड़ दी है, अक्सर उन्होंने छोड़ दी है। तो उसके बाद पता लगा है कि उनमें से भी जिनको भी अटैक हुआ, तो उनको पता लगता है कि भई जो प्रोलॉन्ग सिटिंग है या सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, जो लोग ऑफ़िस में काम करते हैं, सारा दिन ऑफ़िस में बैठे रहते हैं, कुर्सी पे बैठ के काम करना पड़ता है, तो उनको ये हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ता है। तो इस वजह से नया स्लोगन है कि द सिटिंग इज़ द न्यू स्मोकिंग। तो इसमें ध्यान करना चाहिए कि जो लोग का ऐसा जॉब है कि सारा दिन बैठ के काम करना है, तो उनको हर आधे घंटे, पौने घंटे, 1 घंटे में उठ कर के थोड़ा-सा घूम फिर लेना चाहिए। थोड़ा सीढ़ी पास में हो तो ऊपर-नीचे हो आए, या थोड़ा 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, तो उससे इसमें ये कंट्रोल में रहने वाली बात है। तो ये लाइफ़स्टाइल से एसोसिएटेड चीज़ है। और इसका मतलब ये भी है कि लोगों ने अवेयर सोसाइटीज़ में लोगों ने स्मोकिंग छोड़ दी है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके साथ साथ बच्चों में भी इस समय देख रहे हैं कि हार्ट डिजीजेस ज्यादा बढ़ती जा रही हैं, और कई वायरल वीडियोस भी हमको देखने को मिलते हैं। स्कूल में एक बच्ची स्पीच देते देते गिर गई, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे में राइट। हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसी बीमारियां बच्चों में हैं जो जन्मजात से हैं। हुँ। उनको कैसे पकड़ा जाता है, जा सकता है जन्म से पहले, और बच्चों में हार्ट डिजीजेस का खतरा कितना तेजी से बढ़ रहा है?
तो बच्चों में जो हार्ट की कंडीशन होती है थोड़ी-सी डिफरेंट होती हैं। एक तो उनको पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं जिसमें कि हार्ट ठीक तरह से बना नहीं होता है। तो उसमें या तो हार्ट के 2 चैम्बर्स में होल होता है या फिर नस सिकुड़ी हुई होती है। तो इस वजह से कुछ बेबीज़ में ब्लड जो होता है विदाउट ऑक्सीजन ब्लड जो होता है बॉडी में पहुँच जाता है तो बेबी ब्लू हो जाते हैं। तो ब्लू बेबी साइनोसिस कहते हैं उसको। तो इस तरह के और दूसरा है कि कुछ रिदम प्रॉब्लम की होती हैं, जो पैदाइशी बीमारियाँ होती हैं, उसमें हार्ट नॉर्मली जो नॉर्मल रेगुलर गति से चलता रहता है, उसमें कभी एब्नॉर्मैलिटी आ जाती है। उसकी वजह से हार्ट की गति इर्रेगुलर हो जाती है हुँ। और उसकी वजह से बच्चे को सडन अरेस्ट हो सकता है, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। तो ये जो सडन कार्डियक डेथ है, ये क्लासिकल हार्ट अटैक या मसल के नेक्रोसिस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से नहीं है, ये रिदम प्रॉब्लम की वजह से है। ऑल्दो ऑब्वियसली अरेस्ट हो गया, बच्चे की डेथ हो गई, तो अंजाम तो खराब ही हुआ फाइनली, लेकिन उसका मैकेनिज़्म अलग है दोनों का। हुँ। तो इस तरह बच्चों की जो कंडीशंस होती हैं, उनमें मैकेनिज़्म थोड़े डिफरेंट होते हैं। सर व्हाट इज़ हाइपोट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी? क्या है ये? किस उम्र को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट कर रही है? तो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी एक कंडीशन है जो कि फ़ैमिलियल कंडीशन भी हो सकती है, कई फैमिली में कईयों को हो सकता है, जेनेटिक कंडीशन है, इसमें जीन म्यूटेशंस वगैरह होती हैं, उसकी वजह से होता है। तो हार्ट का मसल थोड़ा-सा थिक हो जाता है। तो हार्ट का मसल जो थिक हो जाता है वो आगे ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है, हार्ट ब्लड के फ्लो में रुकावट कर सकता है। तो इसको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी कहते हैं। तो इस वजह से मरीज़ को दिक्कत हो सकती है, साँस-वाँस चलने-फिरने पर साँस फूल सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है और मरीज़ को ख़ासकर रिदम प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसकी वजह से मरीज़ की सडन डेथ हो सकती है, तो सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। तो इस वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट कंडीशन है और ये जनरली यंगर पेशेंट्स को होता है, यंगर लोगों को होता है और अगर इसमें पता लगे तो इसमें मेडिसिन दे सकते हैं, तो मेडिसिन में हार्ट की रिदम ठीक रहती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी कम रहती है, तो उसकी वजह से मरीज़ को आराम रहता है। और अगर ज़्यादा ज़रूरत हो तो हार्ट का जो मसल है उसकी सर्जरी करके हार्ट का जो एक्स्ट्रा मसल है उसको रिमूव कर सकते हैं ताकि ऑब्स्ट्रक्शन कम हो, हार्ट के ब्लड के फ्लो का रुकावट ना हो। और नया तरीका एक ये भी है कि बिना ऑपरेशन करे नसों में जाकर हार्ट तक पतली ट्यूब डाल करके वहाँ पे हार्ट के एक पार्ट ऑफ मसल को नेक्रोज कर सकते हैं ताकि उसकी हार्ट की थिकनेस वहाँ पे कम हो जाए और ऑब्स्ट्रक्शन खुल जाए। तो कई चीज़ें हैं, कई तरीके हैं इसके इलाज करने के लिए और ऐसा कोई मरीज़ हो तो उनकी फैमिली को भी स्क्रीन करना ज़रूरी होता है क्योंकि कई बार फैमिली में मेंबर्स में होती है डिज़ीज़ और वो साइलेंट होती है लेकिन इट कैन कॉज़ सडन अरेस्ट। तो इस वजह से सारी फैमिली का इसमें स्क्रीनिंग की ज़रूरत होती है। एक और सवाल है, वक़्त कभी-कभी कहता है कि दिल मान जा, दिल मानता नहीं है और दिल फिर टूट जाता है। क्या ये मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है डॉक्टर साहब? क्योंकि एक नई टर्मिनोलॉजी हमने सुनी है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम। क्या ये सच में कोई सिंड्रोम है और इसका समाधान क्या है? तो ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम एक कंडीशन है जो कि हार्ट अटैक जैसी है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमें हमारे यहाँ एक मरीज़ आया था, तो उसको अपने ऑफ़िस में उसको कुछ झगड़ा हो गया और काफ़ी झगड़ा हुआ तो टेंशन हुई, बहुत इमोशनल स्ट्रेस हुआ और 4-5 घंटे बाद उसको छाती में दर्द होना शुरू हो गया और वो इमरजेंसी में लाए और इमरजेंसी हमने देखा कि उसके ईसीजी ऐसी था जैसे कि हार्ट अटैक का होता है। उसका हार्ट का मसल कम काम कर रहा था जैसे हार्ट अटैक में होता है। लेकिन जब नसें देखी गई तो नसें खुली हुई थी। उसकी नसों में कोई रुकावट नहीं थी। तो ये ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम में होता है कि इमोशनल स्ट्रेस की वजह से मरीज़ को हार्ट डैमेज हो जाता है और हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है जबकि नसें फिर भी खुली होती हैं। तो ऐसे थ्योरी ये है कि जब स्ट्रेस होता है उसमें बॉडी के सिंथेटिक ग्लैंड से कैटेकोलमीन निकलते हैं जैसे एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो उनका हाई लेवल जो होता है वो हार्ट के मसल को डैमेज करता है और हार्ट का मसल कम काम करता है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर प्रॉपर सपोर्ट दिया जाए तो उसके बाद उनका कंडीशन इम्प्रूव हो जाती है, रिवर्स कर जाता है, हार्ट का फंक्शन नॉर्मल भी आ जाता है, जैसे इस पे मरीज़ का आ गया था। तो इस चीज़ को जो है ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं या इसका टेक्निकल जो टर्म है वो है टाकोसुबो कार्डियोमायोपैथी। इसका समाधान क्या है? तो इसका समाधान है स्ट्रेस अवॉइड करना, सबसे बड़ा समाधान है। तो क्लियरली स्ट्रेस से रिलेटेड होता है और जैसे मैंने बताया कि जो हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स होते हैं उसमें स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से अपनी डेली लाइफ में हमको कोशिश करनी चाहिए कि स्ट्रेस कम रखना चाहिए। तो इसके लिए एक तो बिहेवियर होता है कि जैसे लोग चीज़ें अच्छी आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं तो उससे उनको समझ में आती है कि ज़्यादा
स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। लोग मेडिटेशन करते हैं, लोग योगा करते हैं और उस वजह से स्ट्रेस कम होता है। और एक बड़ा अच्छी चीज़ है, वो है एक्सरसाइज़। एक्सरसाइज़ करने से मेंटल स्ट्रेस भी कम होता है, तो फिज़िकल भी हेल्प होती है, फिज़िकल एक्सरसाइज़ से बॉडी का तंदुरुस्त होती है, हार्ट का रिस्क खतरा कम हो जाता है और मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो हर एक को करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, प्रोसेस्ड फूड्स कितना बड़ा कारण है आज दिल से जुड़ी बीमारियों के बढ़ने का? सो प्रोसेस्ड फूड एक बड़ा कारण है एक्चुअली। तो इसमें ख़ासकर जैसे है कि फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होना, शुगर की मात्रा ज़्यादा होना, सॉल्ट की मात्रा ज़्यादा होना, तो इन सब से हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ता है। शुगर से जैसे डायबिटीज़ बढ़ता है, शुगर से मोटापा आता है, सॉल्ट होता है, सॉल्ट से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ब्लड उससे फिर रिस्क बढ़ता है। और इसके अंदर फिर जब फ़ैट ज़्यादा हो उससे ही मोटापा बढ़ता है और हार्ट डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ता है। फिर इसमें कई बार जो एडिटिव्स होते हैं, जो प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो उनका कई बार रोल होता है। तो जितना प्रोसेस्ड फूड कम खाया जाए, उतना अच्छा रहता है। नेचुरल फूड, सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए उनको। घर में अगर आराम से कुक करके विदाउट प्रिजर्वेटिव्स वगैरह खाएँ, तो वो सबसे अच्छा बात है। डॉक्टर साहब, आपने बात करी लाइफ़स्टाइल की भी, लाइफ़स्टाइल अच्छा रखना चाहिए और ऐसे में सब जागरूक हो रहे हैं। सब चाह रहे हैं कि आज ब्रिस्क वॉकिंग करें तो अच्छा हो जाएगा और उसके लिए तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। स्मार्ट वॉचेस पहनी जा रही हैं, स्मार्ट वॉचेस में होता है ब्लूटूथ। क्या ये ब्लूटूथ आपकी हार्ट की नस तक पहुँचता है और क्या ये भी दिल के खतरे बढ़ा सकता है? तो ये जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये तो बेसिकली स्मार्ट वॉच को आपके मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए होती है। तो इसकी जो जनरली वेज़ जो होती हैं, दे आर थॉट टू बी सेफ़। तो इसमें इसका कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि ब्लूटूथ जो है वो हार्ट का डिज़ीज़ का रिस्क बढ़ाता है। ऐसा कोई रिस्क नहीं है। तो ऐसा कोई रिस्क माना नहीं गया है, लेकिन पहले स्टडी करा गया है, इसकी बात शुरू में आई थी, इसका भी, वाईफ़ाई का भी, लेकिन इनका कोई अब मोबाइल फ़ोन की वेव्स का भी, तो काफ़ी स्टडी हुई, लेकिन कोई डेफ़िनेट इसका प्रूफ एडवर्स इफ़ेक्ट का नहीं आया गया है। तो बाकी जो ये डिवाइसेज़ हैं, जैसे कि स्मार्ट वॉच है, उसके अंदर आपका हार्ट रेट वगैरह आता है, आपकी एक्टिविटी आती है और आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपकी एक्टिविटी आती है। आजकल सिंपल ऐप्स अवेलेबल हैं जो आपके स्मार्टफ़ोन में आप डाउनलोड करके कर लें, तो आप पता लगता है कि आप दिन में कितना चले हैं, कितनी कैलोरी खर्च करी है आपने, आप कितने किलोमीटर चले हैं। तो वो वैसे एक अच्छी ही चीज़ है, उससे आपको यू कैन मॉनिटर योर एक्टिविटीज़ कि आप जैसे कहते हैं कि 7,000 स्टेप, 10,000 स्टेप चलने चाहिए। तो उससे लोग एनकरेज होते हैं कि देखो मैं आज 5,000 चला, कल मैं थोड़ा-सा और चल लूँगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी है, ऐसी इसमें कोई खराब बात नहीं लगती है। इसके साथ ये भी पूछना चाहूँगी कि आजकल दिल की बीमारियों को रोकने के लिए टेस्ट भी बहुत ईज़ी हो गए हैं और उसमें एआई का सहारा भी लिया जा रहा है और ऐसी तकनीक आ रही है जहाँ अगर आपको दिल की बीमारी है, वो पहले से ही उसको जानने के लिए वो टेस्ट कराए जा रहे हैं और कुछ बेहद ही कम सेकंड्स में आप ये जान सकते हैं कि आपको दिल की बीमारी है या नहीं। बिल्कुल ठीक बात है। ये अब टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो रही है और बहुत सारी टेस्ट अवेलेबल हैं जो कि हार्ट डिज़ीज़ के लिए हम कराते हैं। सिंपल शुरू में ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में बहुत ही वैरायटी के टेस्ट हैं जिससे पता लग जाता है कि हार्ट डिज़ीज़ है तो नहीं, या रिस्क तो नहीं है उसका। ईसीजी पुराना टेस्ट है, इकोकार्डियोग्राफी है, ट्रेडमिल टेस्टिंग है, फिर एक स्ट्रेस माइकल परफ्यूजन है। माइकल परफ्यूजन इमेजिंग, पहले थैलियम टेस्ट कहते थे उसको, अभी आजकल दूसरे केमिकल यूज़ होते हैं, तो वो टेस्ट हैं। फिर एक होल्टर टेस्ट है जो कि 24 घंटे का ईसीजी मॉनिटरिंग कर सकता है, तो हम 24 घंटे की रिदम पता लग जाती है। तो आजकल वो लंबे भी कर सकते हैं, उसमें पैच लगा देते हैं जो 7 दिन तक, इवन 14 डेज़ तक उसका हार्ट की रिदम को मॉनिटर कर सकते हैं फ्रॉम ए मोबाइल, फ्रॉम ए डिस्टेंस। फिर कई बार लूप रिकॉर्डर होते हैं, वो स्किन के नीचे लगा देते हैं, तो हार्ट की रिदम 3-4 महीने तक मॉनिटर कर सकते हैं। तो फिर सीटी स्कैन है, सीटी एंजियो से बिना एंजियोग्राफी करे, बिना बॉडी में ट्यूब डाले हार्ट की नसों को देख सकते हैं। एमआरआई है, एमआरआई से हार्ट के मसल का खासकर पता लग जाता है। तो बहुत सारी टेस्ट हैं अवेलेबल हैं और अब एआई का भी रोल आ गया है, जैसे कि एआई हर चीज़ में, हर एरिया में यूज़ हो रहा है, वैसे हार्ट की डिज़ीज़ में भी यूज़ हो रहा है। और एआई का मेन एडवांटेज ये है कि हमें आपके पास एक साइड पर डेटा हो, क्लिनिकल डेटा हो, टेस्ट का डेटा हो, दूसरी साइड पर डायग्नोसिस हो, तो वो उससे ट्रेन हो जाता है, उसमें बताने की जी। ज़रूरत नहीं पड़ती कि पर्टिकुलर आपको क्या लिंक करना है। तो इस वजह से तो एआई इसकी बहुत पोटेंशियल है और धीरे-धीरे वो आ रहा है इसके अंदर। जाते-जाते आपसे डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे 5 टिप्स टू मेक योर हार्ट हेल्दी एंड स्पेशली प्लीज़ टॉक अबाउट द गोल्डन आवर एज़ वेल।
राइट, गोल्डन आवर का मैं पहले बता दूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि आप देखें कि हार्ट की जो नस है, वो अगर बंद होती है तो हार्ट के मसल में ब्लड पहुँचना बंद हो जाता है। तो हार्ट के मसल में ब्लड रेगुलर चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन निकालनी है, उसकी शुगर चाहिए उसको कंट्रैक्ट करने के लिए। तो धीरे-धीरे हार्ट के मसल डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर वो है, देखा गया है कि अगर 1 घंटे तक अगर आप पहले 1 घंटे में नस को खोल दिया जाए, तो हार्ट का मसल रिकवर कर जाता है, परमानेंट डैमेज नहीं होता है। लेकिन जितना ज़्यादा टाइम बढ़ते जाएगा, उतने टाइम में हार्ट का मसल डैमेज बढ़ता जाएगा और हार्ट परमानेंटली वीक होता जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसी को भी अगर दर्द, छाती में दर्द हो, ख़ासकर सेंटर ऑफ द चेस्ट में भारीपन लगे बहुत ज़्यादा, पसीना आए, हो सकता है उल्टी आए, और उसको लगे, उसको पता लग जाता है कि ये तो कुछ ठीक नहीं है, तो उसको एकदम हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्लोज़ेस्ट इमरजेंसी जाना चाहिए वहाँ पे, ताकि उसका इलाज कराया जाए। कि जितनी ज़्यादा डिले होगा, उतना ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा और उतना ज़्यादा रिकवरी के चांस कम होते जाएँगे। तो ये तो गोल्डन आवर का बहुत ज़रूरी चीज़ है। और बाकी जो टिप्स की बात है, मैं फिर वही कहूँगा, कॉमन टिप्स बहुत ज़रूरी हैं जो हमेशा बताते हैं। स्मोकिंग ना करें, ब्लड प्रेशर अपना रेगुलर चेक कराएँ, ब्लड का कोलेस्ट्रॉल रेगुलर चेक करें, जैसे डॉक्टर को बताएँ। यंग एज में 5 साल में एक बार काफ़ी होता है, लेकिन ओल्डर एज में हर 6 महीने कराना होता है। तो इस तरह जैसे आपको डॉक्टर कहें, वह रेगुलर चेक कराएँ। फिर एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज़ जो होती है वो बॉडी का वेट भी कम रखती है, और आपके हार्ट के मसल्स को एक्सरसाइज़ होती है, उससे हार्ट की में एक्स्ट्रा नसें बनती हैं। तो अगर हार्ट के ब्लॉकेजेस भी हों, तो फिर भी कुछ एक्स्ट्रा नसें होती हैं, उनको कहते हैं कोलैटरल, दूसरी तरफ से कोलैटरल बनने शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से आपका ब्लॉक हो, फिर भी मरीज़ को ज़्यादा पेन वगैरह नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती है। तो एक्सरसाइज़ जो होती है, मेंटल स्ट्रेस भी कम करती है। तो एक्सरसाइज़ के बहुत फ़ायदे हैं, नॉट जस्ट फॉर हार्ट डिज़ीज़ बट ऑल्सो फॉर अदर थिंग्स। डॉक्टर साहब, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने साझा की और दिल से जुड़े सारे मिथ्स एंड फैक्ट्स आज आपने क्लियर कर दिए। बहुत-बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट थैंक यू। सीरीज़ में हमारे साथ चर्चा करने के लिए और भाग लेने के लिए। तो ये थैंक तो यू। थे हमारे साथ डॉक्टर राजीव नारंग, हेड ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स, जो हमें बता रहे थे कि ऐसी टिप्स जो आपके दिल को मजबूत रख सकती है। तो अपने दिल को स्वस्थ रखिए, क्योंकि ये हृदय का मामला है, और साथ ही साथ अपनों के दिल को भी स्वस्थ रखिए। फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देखने के लिए। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात कोई नए सेहत से जुड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।